अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। ईरान अमेरिका जंग को रुके 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो डेडलॉक है स्टिल देयर। ना ही अमेरिका अपने स्टांस से पीछे हट रहा है और ना ही जो है ईरान वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि दुनिया की मईशत जो है दैट इज़ गोइंग डाउन। इवन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का आज का स्टेटमेंट है कि दुनिया की मईशत का गला घुट के रह गया है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसका तो गला बिल्कुल ही दब गया है। अभी आप कल की एग्जांपल ले लें, 400 रुपये के ऊपर पेट्रोल चला गया पर लीटर, और अभी भी हमें जो लग रहा है कि ये रुकेगा नहीं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी अपनी शोइंग हिज इनएबिलिटी कि मैं हाथ मेरे खड़े ने, कांट डू एनीथिंग मोर। दुआ करें कि जंग रुक जाए परमानेंटली। अभी जंग तो रुकी हुई है, लेकिन जिस तरह से आबनाए हुर्मुज़ का जो है मुहासरा किया हुआ है, दोनों ने अपनी अपनी साइड पे, ईरान और अमेरिका ने, उसकी वजह से तेल की सप्लाई हैम्पर है पूरी दुनिया को। और प्राइस जो है 125 बैरल डॉलर के करीब पहुंच चुकी हैं और इवन इसको भी क्रॉस करने के मूड में है। और गॉड नोस बेटर के चीज़ें किस तरह फेट करेंगी। और आज ईरान का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसमें ईरान कह रहा है कि ये वॉर जो है वो अमेरिका को नेतन्याहू ने कॉस्ट की है 100 बिलियन डॉलर, यानी कि 100 बिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका का इस जंग पे लगा है। और इट इज़ ए अंडरस्टेटमेंट फ्रॉम अमेरिका कि 20 बिलियन डॉलर या क्लोज टू 25 बिलियन डॉलर मेरा लगा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई 75 बिलियन डॉलर का घोटाला कर रहे हैं इसमें। खैर, इकोनॉमी अमेरिका तो ताकतवर कंट्री है, जितना भी इसका नुकसान हो जाए कोई पूरा कर लेगा। फ़र्क तो पड़ना है डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान को। तो देखें किस तरफ चीज़ें हेड करती हैं। अभी तो डेडलॉक है अपेरेंटली, और जो सीज़ फायर में कोई डेडलाइन नहीं रखी डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रैम्बो वाली मशीन गन उठा के नारे लगा रहे हैं कि दोबारा से मैं जंग शुरू करने वाला हूं, और दुनिया इसको एज इट इज़ ही ले रही है। साथ में हम बात पूरा एक और टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे कि हमारा ग्वादर जो है उसके चांसेस जो हैं उसकी डेवलपमेंट के वो ज़्यादा बढ़ गए हैं उसके पोर्ट के, क्योंकि यूएई के साथ जो मामलात यूएई हमारे साथ कर रहा है, या जो सारा सीन बना उसने हमारे पैसे पाकिस्तान से ले लिए अपने 3.5 बिलियन डॉलर और सो एंड सो। उसके बाद बाकी मामलात भी हैं आपके सामने। ओपेक से वो बाहर निकल गया है और लग यही रहा है कि अब इस राइट टाइम कि हम ग्वादर को पूरी तरह से डेवलप करें इस पोर्ट को। और साथ में जो दूसरी खबर भी आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है ईरान को कि वो तजारत कर सकता है हमारी इरादारी यूज़ करके, जिसमें ग्वादर पोर्ट और कराची का पोर्ट कासिम जो है इस ऑन टॉप ऑफ दैट। तो इज़ इट अ टाइम? तो इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ इन टॉपिक्स को डाइसेक्ट करेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब, बिल्डैट के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साथ में यासर हबीब साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चाइना टुडे से वाबस्ता हैं। ग्वादर के ऊपर इनकी एक्सपर्टीज़ है, ही बिन देयर फॉर मैनी टाइम्स, और चाइनीज़ के साथ मिलके वहाँ पे ये इसको ग्वादर पोर्ट के हवाले से काम करते रहे हैं। मीन ये जो ज़्यादा आर्टिकल ही लिखते रहे हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम अहमद साहब और यासर साहब। अहमद साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। कहाँ पे आप देख रहे हैं ये जंग दोबारा रिज्यूम होने वाली है, या कि कुछ बेटर सेंस प्रिवेल कर जाएगी एट द एंड ऑफ द डे? वरना तो वर्ल्ड इकोनॉमीज जो हैं वो गोइंग डाउन, बिल्कुल टंबल कर जाएंगी, और पाकिस्तान का तो पता नहीं क्या बनेगा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। सूरत हाल यूँ है कि ये जो मौजूदा कैफियत है स्टेलमेट की, जी जी। ये तो ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। इसलिए नहीं चल सकती कि दुनिया की इकानमी भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है, और ख़ुद अमेरिका के जो दाखिली मामलात हैं वो भी उलझ जाएंगे मज़ीद। और उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके तहत प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत बड़ी कास्ट पड़ेगी। तो इसलिए वन वे आर दी अदर इसे रिजॉल्व हो रहा है। जी वन जी। वे जो अच्छा रास्ता है वो तो ये है कि दोबारा कोई पुरअमन तरीके से रिजॉल्व हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर ये जंग दोबारा हो सकती है। इसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फिर अमन तरीके से रिजॉल्व होने के इम्कानात कम हो रहे हैं। तो जाहिर है कि फिर जंग के ज़रिए से रिजॉल्व होने के या मज़ीद कम्प्लिकेट होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। मुझे डर यह है कि अगर ये सूरत हाल थोड़ी एक हफ्ता भी और आगे बढ़ेगी तो फिर हम बिल्कुल जंग के दहाने पे पहुंच जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हम एक बुरे वक्त की तरफ हेड कर रहे हैं।
अहमद साहब, आपको लगता नहीं है कि हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ कोल्ड वॉर, येट अनदर वन? दुनिया माजी में हमने देखी यूएस और रशिया की, तो इसमें कुछ इस तरह के साइंस भी नजर आ रहे हैं जो ट्रंप का मूड लग रहा है। देखिए, कोल्ड वॉर तो फिर भी काबिल बर्दाश्त होती है, जी जी। इस सेंस कि उसके मुताबिक आप चीज़ों को ढाल लेते हैं और वो लॉन्ग टर्म में चीज़ों को अफेक्ट करती है। लेकिन ये तो हॉट वार है, क्योंकि अगर मिसाइल चलेंगे और बम गिराए जाएंगे तो ये तो फिर कोल्ड वार नहीं होगी, ये तो हॉट वार होगी। और ये मौजूदा स्टेलमेट चल नहीं सकता, इसलिए या तो ये रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा या जंग की तरफ जाएगा। तो मुझे कोल्ड वार से इतना खतरा नहीं है जितना आने वाली हॉट वार से खतरा है, और वो भी बिल्कुल हमारे हमसायगी में। अहमद साहब, मुझे डोनाल्ड ट्रंप का मेंटल स्टेट समझ नहीं आ रहा। आज फिर उन्होंने बात की है कि आई एम वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द नोबेल पीस प्राइज। तो वो तो नोबेल पीस प्राइज के हवाले में ही फंसे पड़े हैं। आज फिर उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की वॉर की बात की, उसके अलावा उन्होंने कहा मैंने 8 से 9 जंगें रुकवाई हैं। सो मेकिंग नो सेंस, समझ नहीं आ रही है। एक तरफ से ईरान की तरफ चढ़ाई है और हर दिन धमकी धमकी धमकी, और दूसरी तरफ वो नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं, मैं कैंडिडेट हूँ। देखिए, हमें अपनी तवानाइयाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझने के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक लाहासिल सी चीज़ है। वो अपने अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, एक्शन लेते हैं। हमें तवक्को जो बांधनी चाहिए वो ये कि जो बिहाइंड द सीन अगर कोई पैगाम रसानी हो रही है और एक दूसरे से बात हो रही है तो उससे कोई उम्मीद बांधी जा सकती है। ये जो सामने बातें होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो ट्वीट्स होते हैं, ये जी मोस्टली जी। पोस्टरिंग होती है, और इसमें एक दूसरे के साथ अपने मसल दिखाने की बात होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बिहाइंड द सीन पैगाम रसानी बराह रास्त हो रही है, या पाकिस्तान के ज़रिए हो रही है या किसी और के ज़रिए से हो रही है, उसमें से कोई रास्ता निकलेगा। और उसके लिए उनकी कांग्रेस उन पर दबाव डाल सकती है, जी इसके जी। अलावा उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। यासर हबीब साहब, ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले वॉर डिक्लेयर कर सकते थे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन एक वॉर ईरान की उन्होंने डिक्लेयर कर ली। अब दोबारा से उनको अगर ये दोबारा जाते हैं इस वॉर में तो उन्हें कांग्रेस की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल का 60 डेज़ का जो बार था वो 1 मई को इस बिन नाउ इम्पोज्ड ऑन हिम, क्योंकि 40 दिन हो गए जंग को रुके। 40 दिन की जंग हुई, बाकी 20 दिन हो गए जंग को रुके हुए। अब दोबारा अगर उन्हें जंग में जाना है तो उनको कांग्रेस की, यानी कि उनकी पार्लियामेंट की एंडोर्समेंट की ज़रूरत होगी। अब आपको लगता है कि इवन डोनाल्ड ट्रंप सोच भी लें मैंने जंग दोबारा शुरू करनी है, पार्लियामेंट नहीं इजाज़त देगी? जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, चूँकि जो हमें जितनी ये जियो पॉलिटिकल और जियो इकनॉमिक सिचुएशन नज़र आ रही है, और जिससे सारे जंग के जो बादल अभी भी अब नज़र आ रहे हैं और गहरे होते जा रहे हैं, तो अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये जो जंग है ये स्पिल ओवर होगी, और ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस तक नहीं रहेगी, ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का तक भी जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया में 3 चौक पॉइंट्स हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, तीसरा बाबुल मंदब है, और दूसरा बाबुल मंदब, और तीसरा ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है जो कि मलेशिया वाली साइड से है। तो इस वक्त जो हैं आपके सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर विवान बालाकृष्णन, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। उनका पूरा एक बयान आया है कि ये जो जितना हमें यूएस और ईरान के दरमियान ये जंग नज़र आई, तो ये सिर्फ एक ड्राई उसका रन था, ये एक रिहर्सल है। असल जंग अभी स्टार्ट होनी है और ये स्पिल ओवर होनी है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की तरफ। वजह यह है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में तो सिर्फ आपको 20% ग्लोबल ऑयल की सप्लाई का फ़्लो नज़र आता है, जबकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में 40% ग्लोबल सप्लाई का फ़्लो होना है, वो उसको कैरी करती है, हैंडल करती है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो चीन का सबसे ज़्यादा सी बॉर्न जो सप्लाई है वो 75% है उस रास्ते से। ठीक है। और ये चीज़ें शो करती हैं कि जो यूएस है वो आहिस्ता आहिस्ता, आपने एक जिक्र किया कोल्ड वॉर की तरफ, तो ये चीन अपनी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में जिक्र करता रहा है कि ये रूस के बाद अमेरिका जो है वो कोल्ड वॉर हमारे साथ स्टार्ट करना चाह रहा है। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की तरफ इसने स्पिल ओवर होना है। सही सही।
अहमद साहब, आपने जिक्र किया पाकिस्तान की मीडिएशन का। पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट नहीं हो गया? मुसलसल मीडिएशन कर रहा था, एक राउंड इस्लामाबाद में हुआ, 21 घंटे की फेस टू फेस टॉक्स हुई अमेरिका ईरान के दरमियान, टर्न आउट टू बी मतलब नो रिजल्ट, नो पॉजिटिव रिजल्ट। तो दूसरी टॉक्स, दूसरा राउंड होना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट्स की, लेकिन अब पाकिस्तान थोड़ी इसकी हीट नहीं फील कर रहा, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आपको लग रहा है? देखिए, हेनरी किसिंजर ने अपने मेमोइर्स में एक जगह लिखा है कि बाज़ का डिप्लोमेसी का बेस्ट अकम्पलिशमेंट ये होती है कि वो वर्स्ट को अवॉइड कर दे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जंग बंदी के ज़रिए से जो वर्स्ट केस सिनारियो था उसे अवॉइड किया है। पाकिस्तान का ये जो क्रेडिट है ये उससे कोई नहीं ले सकता कि एक तो जंग बंदी हुई और एक बार पहली मर्तबा उन्हें फेस टू फेस सामने बिठाया, जिसमें उन्हें एक दूसरे को कम से कम कुछ कंट्रीब्यूशन उसने की होगी एक दूसरे को समझने में। अब जाहिर है कि हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि इन दो ताकतों को नज कर सके या उनके ऊपर कोई इतना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकें कि वो बात हमारी मान लें। हम तो मीडिएटर थे, इन्फ्लुएंसर नहीं थे। तो अब ये तो दोनों ताकतों की अपनी असेसमेंट है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया, मेरे ख्याल में उसका क्रेडिट उससे कोई नहीं ले सकता। बहुत अच्छा होता अगर उसके नतीजे में, मैं तो समझता हूँ जो पहली सिटिंग हुई थी उससे इतनी जल्दी नहीं उठ के जाना चाहिए था वाइस प्रेसिडेंट वांस को। वहीं पे बैठना चाहिए था और चंद दिन और लग जाते, लेकिन किसी नतीजे पे पहुंच जाते। इतनी एफर्ट करके वो आपस में इकट्ठे हुए थे, बैठे थे, और फिर वो बैठने के बाद नतीजे पे पहुंचे बगैर उठ गए। तो अब मैं वापस मुड़ के अगर देखता हूं, पाकिस्तान वहां पे एफर्ट कर लेता बहुत कि बड़ी गलती। अहमद साहब, अगर पाकिस्तान वहाँ पे यही जो आप कह रहे हैं कि 21 घंटे बैठे थे, तो फर्दर उनको फील्ड मार्शल साहब कह लेते जेडी वेंस को कि यार अभी खाओ पियो, इधर ज़रा सुकून करो और अगला राउंड 21 घंटे का, अगला 10 घंटे का करो और किसी ना किसी नतीजे पे पहुँचो। और साथ में यही, जी 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 जी, साथ में मैं यही पूछता है कि फील्ड मार्शल ने ये बात नहीं कही होगी या वजीर आजम ने ये बात नहीं कही होगी, लेकिन जाहिर है अमेरिका अब सुपर पावर है और वाइस प्रेसिडेंट वांस फ्रीक्वेंटली अपने प्रेसिडेंट के साथ इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। तो हमने जो भी कहा होगा या जो भी उनसे हमारी गुफ्तगू हुई होगी, वो उसके मुकाबले में जो उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रही होंगी वो गालिबन उनका असर ज़्यादा होगा। तो हमने तो अपनी सी पूरी कोशिश की होगी। जाहिर है ये बातें पब्लिकली तो फील्ड मार्शल नहीं कह सकते, बट जाहिर है हमारे इतने स्टेक्स थे कि हमने तो पूरी कोशिश की होगी कि किसी तरीके से ये मुलाकात तो नतीजा खेज हो, लेकिन नहीं हो सकी। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसमें हमारी कोई कमजोरी या कमी नहीं थी। एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल अपने पैनलिस्ट से, दोनों से सिमिलर क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके ख्याल में कौन सा ऐसा एक या दो बड़े स्टिकिंग पॉइंट्स हैं आज की डेट में जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मिल बैठ के किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पा रहे? वो कौन से दो बड़े पत्थर हैं? चाहे यासर साहब आप कह दें, अहमद साहब आप स्टार्ट कर दें। जी अहमद साहब। मेरी राय में जो बात पब्लिकली आ रही है खुल के, वो तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसके ऊपर अमेरिका बार बार इसरार कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ उससे जुड़ी हुई एक दूसरी बात भी है जिसका बहुत पब्लिकली जिक्र नहीं होता। वो ऐसे जिनको वो प्रॉक्सीज कहते हैं, वो ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में बैठी हुई जो ईरान से सिंपथेटिक फोर्सेस हैं, जो यमन में भी हैं, वो लेबनान में भी हैं, और वो इराक में भी हैं, और कुछ और जगहों पे भी हैं। उनके बारे में भी एक पॉलिसी डिसीजन लेना वो भी उसके साथ शामिल है। मेरे ख्याल ये दो स्टिकिंग पॉइंट है। मुहासरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का ये मेरे ख्याल में रिलेटिवली ये कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये रिजल्ट है इस कन्फ्रंटेशन का, वो सबब नहीं है। सही सही। यासर साहब आपके ख्याल में? जी मेरे ख्याल से बिलाल साहब सही कह रहे हैं। जो मेन पॉइंट है वो तो वही है कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा जो इस टाइम उनकी, बल्कि ये आज से नहीं है, ये शुरू से चल रहा है 40-50 साल से, कि ईरान एटॉमिक बम नहीं रख सकता। इसके ऊपर पूरी एक जितने भी प्रेसिडेंट आए सबका इसी के ऊपर फोकस था और इस पे बड़े मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। लेकिन ईरान अपनी जगह से नहीं हट रहा। वो अपने उस नेशनल डिमांड, वो कहता है ये हमारी नेशनल डिमांड है,
हमारी नेशनल सिक्योरिटी है और इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स हैं कि कितना उसने रखना है, यूरेनियम कितनी एनरिचमेंट रखनी है और बाकी मसाइल। बहरहाल मेन मसला यही है कि जो उनका तो ईरान मान ले, क्या प्रॉब्लम क्या है फिर? ईरान खुद कहता है कि मैंने नहीं बनाना बम। नहीं, वो ये कहता है कि मुझे इसके लिए अपने सिविल इश्यूज़ के लिए या बाकी मामलात के लिए इसकी ज़रूरत है। मैं एटम बम नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन मुझे कम अज़ कम इसकी जो एनपीटी है वो भी इजाज़त देता है, यूएन भी इजाज़त देता है, मेरे राइट्स एटॉमिक हैं। एनर्जी के इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अलाउ कर सकते हैं भाई इतनी जो आपने सिविलियन यूज़ के लिए रखनी है यूरेनियम आप इतनी रख लें, बाकी सरेंडर करें और दुनिया को अमन दें। तो उसी के ऊपर बातचीत हो रही थी। आपको याद होगा कि जो अमान में मुज़ाकरा चल रहे थे, जहाँ से एकदम पुल आउट हुआ अमेरिका और बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी ईरान पे, तो ये उसी वजह से था कि ये उस पर अगर मुज़ाकरात हो जाते तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट नज़र आना था। और ये आपने जब बताया कि जो 21 घंटे की पाकिस्तान की मेज़बानी में ये सारे मुज़ाकरात हुए, उसमें भी ये मेन पॉइंट यही सब के ऊपर था। और एक और पॉइंट था जो मैं समझता हूँ वो भी ईरान के लिए बहुत, जिसने ईरान की पूरी इकॉनमी को सफोकेट कर दिया है या उसको बिल्कुल उसको जिसको दबा दिया है, वो यही है कि उसके ऊपर सैंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी आवाम जो हैं, आपको पता पिछले दिनों बड़े प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, इन्फ्लेशन और ये सारे 6,000 people lost their lives in that तो protest। उसके मसाइल यही हैं कि वो चाहता है कि सैंक्शंस को ईज आउट किया जाए। सही। तो मेरा ख्याल से ये 2 पॉइंट है। डिस्कशन को जारी रखते हैं एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी 2 साल की जो मेहनत थी इकॉनमी को फिक्स करने में, इकॉनमी को इम्प्रूव करने में, वो ज़ाया कर दी इस जंग ने, और ये जंग हमारी भी नहीं है। तो 400 रुपये लीटर पे पेट्रोल चला गया, इससे ज़्यादा डीज़ल चला गया। तो यूजुअली एक इम्प्रेशन ओवरऑल हमेशा रहा है कि पाकिस्तान जो खित्ते में होने वाली जंग है, पाकिस्तान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो, पाकिस्तान एज ए बेनिफिशरी एमर्ज होता है। अहमद साहब बताइएगा, इस सिलसिले में अभी तक हम बेनिफिशरी क्यों नहीं एमर्ज हो रहे? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि हमें इसका बहुत से ताल्लुक तो खुद अपनी दाखिली मामलात से भी है। देखिए, ये अगर हमारी गवर्नेंस जरा सी भी बेहतर होती जी कराची में और ओवरऑल बलूचिस्तान में, तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा क्राइसिस में हम बहुत बड़े बेनिफिशरी हो सकते थे, क्योंकि बहुत सी पोर्ट्स जो डिसफंक्शनल हो गई थी, उसके मुकाबले में कराची में हमने देखा कि बहुत से लोग, बहुत से जहाज लंगर अंदाज हो रहे थे, बहुत इंतज़ार में थे। और कुछ लोगों ने तो ये भी रिसर्च की कि कराची में हम अपने ऑफिस खोल लें, लेकिन उनको जो गवर्नेंस की सूरत हाल नज़र आई रिपोर्टेडली, उससे उन्हें लगा कि शायद इसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे इस सारी चीज़ का बेनिफिशरी बनने के लिए या इससे हटके भी अपने आप को तरक्की कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दें। जब तक हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, तो हम दुनिया के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकेंगे और उनको अपने मुल्क के अंदर पैसा खर्च करने पे आमादा नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में बेनिफिशरी बनने के लिए हमें फोकस करना होगा अपनी गवर्नेंस पे सबसे पहले। लेकिन अहमद साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो हर टाइम गुड गवर्नेंस का राग अल्पाते हैं, लेकिन क्या ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है? मतलब वही रॉटन सिस्टम है वी आर लिविंग इन। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के गवर्नेंस को बेहतर बनाने में जो चंद फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लेक्स है, सूबे की हद तक तो शहबाज शरीफ साहब बहुत फैसला कुन फैक्टर थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ के गवर्नेंस को इम्प्रूव किया था। और कुछ पंजाब की गवर्नेंस वैसे भी ट्रेडिशनली बेहतर होती है दूसरे सूबों के रिस्पेक्ट, लेकिन पाकिस्तान का ओवरऑल, अब ख़ास तौर पे वो एक कोलिशन का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका हिस्सा है, उसका दबाव भी उनके ऊपर है। मरकज का इतना क्लाउड नहीं है, सूबे बहुत ताकतवर हो चुके हैं, सूबे उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये उनकी मर्जी पे मुनहसर होता है। तो मेरे ख्याल में गुड गवर्नेंस में शहबाज शरीफ साहब इज़ नॉट द ओनली फैक्टर।
वो एक फैक्टर हैं, ख्वाहिश रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रिवेल करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत से दूसरे फैक्टर हैं जो उनको काउंटर कर देते हैं। और आखिर पे एक क्वेश्चन का और आंसर कर दीजिएगा बिफोर यू लीव, वो ये है कि पेट्रोल 400 पे पहुंच गया। आपको लग रहा है कि अगर सूरत हाल यही परसिस्ट की, ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला, तो ये और इंक्रीज़ करेगा 500 600 एंड गॉड फॉरबिड कहाँ जाके मामला रुकेगा? बिल्कुल, ये तो टेंडेंसी तो यही नज़र आ रही है, जो ट्रेंड है वो तो यही लग रहा है। दोनों के दरमियान कन्फ्रंटेशन और जो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स हैं बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहेगी, और यकीनन इससे हमारी इकानमी बहुत बुरी तरह से मुतासर होगी, और हम इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली कुछ कर ही नहीं सकते सही। कि ये पेट्रोल पे हमारी डिपेंडेंस है, वो इम्पोर्टेड ऑयल पे है, हम क्या करें। तो इसलिए बहुत बुरा वक्त है जो हमें नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें समझ नहीं आती कि हम कैसे इसको काउंटर कर हम पाएंगे। रशिया की तरफ भी तो जा सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं अमेरिका की इजाज़त से। रशिया से भी ले सकते हैं, और तंग आमद बजंग आमद, अगर हमने ये पेट्रोल की पाइपलाइन बनाई होती तो हम ईरान से भी ले सकते थे। लेकिन जी जी। ईरान से रेल के रास्ते, सड़क के रास्ते हम अभी भी ले सकते हैं। जाहिर है कि हम अपने आप को चोक तो नहीं कर सकते, तो अगर हमने लेना होगा तो ईरान से भी ले सकते हैं। हाँ जी, लेना चाहिए ताकि अवाम को बेनिफिट करें। अवाम पे जो बर्डन है, अवाम की जान छूटे इतनी इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेस से। बिल्कुल। और हमें मेरे ख्याल में अब ये पेट्रोल अपने ये पाइपलाइन बनाने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, जो हमने अमेरिका के दबाव की वजह से नहीं कंप्लीट की थी। मेरे ख्याल में उसका रास्ता हमें ढूंढना चाहिए, खा उसके लिए इन्वेस्टर चाइना से आए, रशिया से आए, भले अमेरिका से ना भी आए। तो ये पाइपलाइन हमारी एक बड़ी लाइफ लाइन है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू अहमद बिलाल महबूब साहब फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर इंसाइट। यासिर हबीब साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अहमद साहब का यही जो काइंड ऑफ प्रपोजल है कि जो आप पाइपलाइन बिछाएं, चाहे वो चाइना क्यों इन्वेस्ट ना करे उसमें। आप सीपैक का प्रोजेक्ट देखते हैं कि इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम? देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं ना, उनके जो JW यानी कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, ये इनके पाकिस्तान और चीन के दरमियान अभी रिसेंटली 14th JW जॉइंट वर्किंग ग्रुप का इनका हुआ है। उसमें तो खैर ये पाइपलाइन डिस्कस नहीं हुई। अच्छा। उसमें और उनके CPEC फ़ेज़ 2 के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई कि हम CPEC फ़ेज़ 2 में क्या क्या करना चाह रहे हैं, कौन से एनर्जी प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर की और कौन सी चीज़ें करेंगे, या एजुकेशनल और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के बेस पे हम और चाइना से क्या क्या ले सकते हैं। तो इन चीज़ों पे डिस्कस हुई। लेकिन ये जो पाइपलाइन है ये अभी आउट ऑफ साइट है CPEC के हवाले से। So, क्या हम ईरान के साथ एग्रीमेंट, लेकिन फिर वही बात आ सकी कि कैसे एग्रीमेंट ईरान के साथ करेंगे? पाबंदियां हैं। अमेरिका हमें आंखें दिखाएगा, आंखें निकालने की के मूड में भी आ सकता है। यू नेवर नो। मैं आऊँगा, शुरू में अपने इंट्रो में मैं कह रहा था कि हेवन सेंट किस्म की हमें अपॉर्चुनिटी लग रही है ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने की। और अगर हम इसको डेवलप कर पाएँ बाय नाउ और आने वाले ईयर्स में, तो क्या हम टोटली आउटस्मार्ट कर सकते हैं दुबई पोर्ट को, UAE के साथ जिस तरह के हमारे मामलात हैं। तो यासिर साहब, इस पे बताइएगा कि ग्वादर कहाँ खड़ा है एट द मोमेंट? जी, ग्वादर पोर्ट। हाँ जी, ग्वादर, देखिए जी, ग्वादर पोर्ट हमारा जो ये समझा जा रहा है कि ये लॉजिस्टिक हब है और हमारा ट्रेड हब भी है। क्योंकि इसके जितने भी हम इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं पोर्ट के हवाले से, तो ये बेस्ट पोर्ट है इस टाइम, जो कि हर हवाले से पाकिस्तान को बेनिफिट कर सकती है। फंक्शनल कितना है अभी? मुकम्मल 100% फंक्शनल है एट द मोमेंट पोर्ट जो है जी, ग्वादर पोर्ट? जी बिल्कुल 100% ऑपरेशनल है। इसकी इस टाइम तकरीबन रिसेंटली जो डेटा उसके ऊपर आया है वो ये है कि तकरीबन 145 के करीब कंटेनर वेसल्स आज आए हैं। अच्छा, लेकिन ये इस जंग से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितनी ऑपरेशनबिलिटी है, कितना फंक्शनल है। और इसी तरह उसके जो तकरीबन 45 के करीब हैं जो कि दूसरे वेसल्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, और कुछ और 20 के करीब जो हैं वो
हमारे बल्क वेसल्स हैं। तो ये इस तरह के कंटेनर्स जब आते हैं, बर्थ करते हैं और उसकी ऑफलोडिंग होती है, वहाँ पे पूरा आपको एक सिस्टम नज़र आता है कि कस्टम्स क्लियरेंस का सिस्टम है, ठीक है जी। फिर वहाँ से जो ट्रक हैं वो उसको वहाँ पे उसको डिस्चार्ज करके जो लोड होता है, जो सामान होता है, वो फिर आगे मकरान कोस्टल हाईवे के थ्रू बाकी जगहों पे जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जो ग्वादर पोर्ट है वो उसके ऊपर इस टाइम यानी कि जो जंग के हालात के बाद हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो कोपेक है, कोपेक यानी जो चाइनीज़ कंपनी है वहाँ पे जो उसको रन कर रही है, रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई थी, जो चेयरमैन है यूबो, और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है मोइनुल हक साहब जो हैं, वो भी इन और बल्कि जो वहाँ पे ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनकी मीटिंग्स वीकली 2-3 हो रही हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर हो रही हैं कि ग्वादर की जो कमर्शियल स्ट्रेटजी है वो किस तरह हम उसको डेवलप करें, शिपिंग लाइंस जो हैं उसको क्यू अप कैसे करें, कौन कौन से इंसेंटिव दिए जाएं जो शिपिंग लाइंस हैं, ताकि वो ग्वादर को देखें और समझें कि ग्वादर कितना उनको कंपैरेटिवली दूसरी जो पोर्ट से वो फ़ायदा दे रहा है। जी जी। ग्वादर का सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये भी नज़र आता है कि ग्वादर का जो नेविगेशनल चैनल है उसकी डेप्थ तकरीबन 14 पॉइंट कोई समथिंग 4 मीटर के करीब है, जो कि अगर दूसरी पोर्ट्स देखी जाए तो वो 11 के करीब होती है। तो ग्वादर का जो नेविगेशनल चैनल है वो बहुत बेस्ट है, इसलिए जब जो आते हैं आपके वेसल्स आते हैं, बड़े बड़े वेसल्स आते हैं, वो आसानी से वहाँ पे डॉक करते हैं, लंगर अंदाज होते हैं, और ये उसकी ऑपरेशनबिलिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी कारआमद होती है। मुझे बताया ना कि एक बड़ा इम्प्रेशन रहा है यहाँ पे कि चूँकि यूएई यूनाइटेड मुत्तहिदा अरब अमारात, इसका एक तरह का रोल देखने में आया है कि ग्वादर को हम उस तरह से डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक ब्रदरली मुस्लिम कंट्री का बिज़नेस हम ले जाएं। एक इम्प्रेशन है ओवरऑल। तो लेकिन अब चीज़ें डिफरेंट हैं, यूएई के साथ वो मामलात हमारे रहे नहीं, वो ताल्लुकात रहे नहीं। तो अब एक सऊदी अरेबिया का भी हमें सुनने में आया था 10 से 12 बिलियन डॉलर वो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है ग्वादर साइट पे। तो ये क्या ग्वादर मतलब पाकिस्तान से आगे, मतलब जितना बड़ा ये डेवलप कर गया, तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल परमानेंटली हल नहीं हो जाएंगे अगर हम इसको पूरी तरह से डेवलप कर पाते हैं, इसे हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी ना हो? जी बिल्कुल, ये एक जिसको कहते हैं ना, एक ग्वादर एक बोनेंजा, इकोनॉमिक बोनेंजा है। यानी अगर हम वाकई इसको सही तरीके से फंक्शनल कर लेते हैं और जो इसकी कुछ डेफिशिएंसीज हैं उसको फिलअप कर लेते हैं, तो इसकी जो एक विजन इसके ऊपर आई हुई है वो ये है कि ये तकरीबन 10 बिलियन डॉलर पर एनम ये इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, और कम नहीं है 10 बिलियन डॉलर। ये तो अभी रिसेंटली है ना, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यानी कि 2030 फिर 35 फिर इस तरह की ये पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूँ कि जो अभी हम देख रहे हैं उसके ऊपर ये तो आ जाएगी। अब जो जंग के जो हमें हालात नज़र आए हैं उससे हमें एक और चीज़ समझ आई है कि जब मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें जो हैं वो चौक हो जाती हैं, तो उसके कुछ जब क्राइसिस आता है तो और कुछ कई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो दूसरे मुल्कों को फ़ायदा देती हैं। और पाकिस्तान को इस जंग से एक फ़ायदा हुआ है कि जितने भी शिपिंग लाइंस थी जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वहाँ फ़्लो करती थी, उनको एक पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट की शक्ल में, बल्कि कराची पोर्ट की शक्ल में भी एक नया उनको रूट नज़र आया है। तो वो जितनी शिपिंग लाइंस है वो अब पाकिस्तान का रुख कर रही हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ईरान को जो ट्रांजिट ट्रेड दिया है। हाँ जी, ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर मैं बिल्कुल आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, ग्वादर को लेके सबसे बड़ा मसला ये होता था सिक्योरिटी वाला, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड वो जो नहीं चाहते कि ग्वादर हम पूरी तरह से डेवलप करें, ग्वादर से हम पैसा बनाएं, और चूंकि अगर हम ग्वादर से पैसा बनाएंगे तो उनके पोर्ट उतना पैसा नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रही है, सिक्योरिटी सिचुएशन रही है। राइट नाउ क्या सिचुएशन है वहाँ पे? यू बीन देयर मैनी टाइम्स। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, जो सिक्योरिटी का मसला ये पाकिस्तान का बड़ा क्रिटिकल मसला है और बड़ा प्रिकेरियस किस्म का मसला है और बड़ा कम्प्लेक्स है। तो इसके बड़े कंपोनेंट्स हैं, बड़े इसकी यानी कि अगर आप इसकी चीज़ों को देखें तो कई जगह पे आपको लगता है कि जी कंट्रोल है, बेहतर हैं, और एकदम पता चलता है कि जी ये एक हादसा हो गया है। तो इसलिए सिक्योरिटी के मामलात अभी तक तो ठीक नज़र आते हैं।
लेकिन इसको अगर हम आप ये कहें कि 100% कंट्रोल में है तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट ये वो सब कुछ मौजूद है और वहाँ पे उनको जो भी ट्रैफिक होती है वो उसकी चेक पोस्ट में से गुजर के आती है। तो इसमें आप इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है सिक्योरिटी में? ज़ाहिर है इसमें स्पेशली पर्टिकुलरली हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से पूरी तरह से कंसर्न होगी। आपके सामने सरमायाकारी कौंसिल भी उन्होंने एस्टेब्लिश की और ग्वादर मेजर कंपोनेंट है इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हमने इकोनॉमिकली ग्रो करना है। ये इसमें देखिए जी, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो देखिए एक तरफ तो जो हमारा आर्मी है उसकी अपना सिक्योरिटी पैराफर्नालिया है, वो अपना सिक्योरिटी के मामलात करते हैं। दूसरा स्टेप होता है कि हम वहाँ की जो आवाम है उसको एंगेज कैसे करते हैं, ऑन बोर्ड कैसे करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम कैसे करते हैं, वहाँ के जो महरूमिये हैं उनको जो भी मसाइल हैं उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं। तो ग्वादर में इस टाइम बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो उनकी सोशल लाइफ को अपग्रेड कर रहे हैं, जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर रहे हैं। तो इस तरह जो वहाँ पे यूथ है बेसिकली उनको जॉब्स प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वहाँ पे पाक चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट बन चुका है, वहाँ पे कई कोर्सेज उनको करवाए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इस पे आ जाऊँ, वही अभी आप जो बात भी कर रहे थे कि राहदारी जो हमने दी है, ट्रांजिट रूट हमने दिया है ईरान को। ये आखिरी क्वेश्चन है, टाइम रनिंग शॉर्ट। इसमें हम कितना पैसा बना लेंगे? लाइक ज़ाहिर है फ़ी की मद में कराची पोर्ट भी यूज़ होगा, ग्वादर पोर्ट भी यूज़ होगा, ईरान की प्रोडक्ट्स आएंगी, पाकिस्तान रास्ता देगा, पाकिस्तान के रास्ते से ईरान में पहुंचेंगी। और ये क्या परमानेंटली कोई सेटअप होने जा रहा है? अभी अगर हमने ये अलाउ किया है तो ज़ाहिर है अमेरिका की तो आशीर्वाद होगी ना इस पे हमें, तो उसके बगैर तो हम नहीं कर सकते। तो दोनों आस्पेक्ट बताइएगा, फाइनेंशियली पाकिस्तान कितना इसमें गेन करेगा और फ्यूचर इसका क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे ये तो एक जिसको कहते हैं ना एक ब्रेक थ्रू है ये जो चाइना को जो हमने ईरान को ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से अलाउ किया है और इसमें हमने अपने जो कस्टम रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको चेंज किया है। तो ये पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें बड़ा ही अहम और पिवटल रोल प्ले करेगा। इसमें हमने सिर्फ तकरीबन 6 राहदारी हैं, 6 पॉइंट्स हैं जहाँ से वहाँ से जो ईरान की जितना भी वो जो गुड्स हैं या बाकी मामलात हैं वो ट्रेड वहाँ से फ़्लो करेगी और ये साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की तरफ जाएंगे। सही। हमारा सबसे बड़ा एक और फ़ायदा हुआ है कि अभी रिसेंटली कजाकिस्तान के साथ भी हमने अपना ट्रांजिट ट्रेड को ओपन किया है, यानी पाकिस्तान की, और अगर हम उनसे ऑयल भी लेना शुरू कर दें, जी जी, बी गुड न्यूज़ फॉर अस। जी, तो ये जो हम अफगानिस्तान के थ्रू नहीं करेंगे बल्कि हम अब जो सोस्ट बॉर्डर है ईरान वाला उस साइड से सेंट्रल एशिया की तरफ जाएंगे। तो ये जो ईरान की जितनी ट्रांसपोर्ट होगी, जितनी इसकी ट्रैफिक होगी ट्रेड की, तो ये पाकिस्तान में आपको पता है सबसे पहले फ़ायदा तो जो कंटेनर ट्रैफिक है, कंटेनराइज ट्रैफिक है, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना, जो जैसे ग्वादर का बताया गया है और दूसरी क्या कहते हैं इसको, जो 6 पॉइंट्स बताए गए हैं उसके ऊपर रिसेंटली, बल्कि मेरे ख्याल से कल एक और मीटिंग हुई है जिस पे यही डिसाइड किया जा रहा था कि हम वहाँ पे किस किस तरीके से इसको इंसेंटिवाइज करेंगे, ठीक है, तमाम मामलात को। तो मेरा ख्याल से ये बड़ा एक पाकिस्तान को फ़ायदा, और ये जो पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बना हुआ है, चाहे उसके मुहर्रकात कुछ भी हों, लेकिन ये पाकिस्तान ने एक बेनिफिट लिया है कि जो अभी ये ट्रेड का जो अलाउ कर दिया है कि मतलब ईरान की जो ट्रेड है वो हमारे, तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं कोशिश की है अमेरिकन स्टांस को फ्लेक्सिबल करने की। सही, तो सही। ये जो आप पाइपलाइन और फर्दर फ्लेक्सिबल कर दे कि वो ईरान का तेल भी हमें अलाउ कर दे, ताकि बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो ट्रांसफर किया जा सके अवाम को। यासर हबीब साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन, उम्मीद यही की जाती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ग्वादर के ऊपर पूरी तवज्जो दे, ग्वादर को फुल्ली डेवलप करे, फुल्ली फंक्शनल करे इन ए वे कि इससे बिलियंस ऑफ डॉलर जो है रेवेन्यू पाकिस्तान जनरेट कर सके एनुअली, जो कि आपकी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो और जो उसका इम्पैक्ट है वो पब्लिक पर आए, पब्लिक को रिलीफ मिले एट द एंड ऑफ द डे। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।